उस पुतले की रहस्यमय मुस्कान को देखकर मारुति राव और शंकर राव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें दौलतमंद बनने का एक मौका दे रहा हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हो। क्या तुम्हें ये जिंदगी पसंद है जिसमें तुम्हारे खानदान को कभी कभी रात का खाना भी नसीब नहीं हो पाता? लेकिन तुम हमें दौलतमंद कैसे बना सकते हो? तुम दोनों को मेरे बताए हुए जगह पर जाना होगा और वहां से एक कीमती चीज उठाकर मुझे लाकर देनी होगी। अरे हाँ, हम तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे। हम दोनों को तुम कहाँ भेजना चाहते हो? क्या तुम दोनों ने कानियम जंगल का नाम सुना है? कानियम जंगल का नाम सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बेहद बुरी तरह से डर गए। अरे वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। सुना है कि वहाँ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक हैं। और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस जंगल में भूत प्रेत पिशाचों का साया भी है। जो भी इंसान उस जंगल में गया है वो बचकर नहीं लौटा। क्या तुम हम दोनों भाइयों को मरवाना चाहते हो? ये है सच कि कोई भी इंसान उस जंगल में जाकर जीवित नहीं लौटा, लेकिन तुम दोनों जीवित लौटोगे। इतना कहकर उस पुतले ने अपने जिस्म से एक छोटा सा हीरा निकालकर मारुति राव के हाथ में दे दिया। वो हीरा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। ये कोई मामूली हीरा नहीं है मारुति, ये एक चमत्कारी हीरा है। जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें वहां से उठाकर क्या लाना होगा? तुम दोनों उस जंगल की ओर निकल जाओ, ये हीरा तुम्हें रास्ता दिखा देगा। और जब जब तुम उस असाधारण वस्तु के करीब पहुंच जाओगे, ये चमत्कारिक हीरा नीली रोशनी से जगमगाने लगेगा और उसकी नीली रोशनी उस असाधारण वस्तु पर पड़ने लगेगी। तुम समझ जाना कि तुम्हें वही वस्तु को उठाकर लाना है और उस जंगल में तुम्हारे सामने कोई भी अलौकिक विपत्ति आए तो इस हीरे को निकालकर उसके सामने रख देना। वो इस हीरे की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? ये हीरा अब तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से स्पर्श कर लिया है। अब तुम दोनों चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। अगर तुमने अपने कदम पीछे हटाने की सोची तो अगली सुबह तुम दोनों का खानदान जिंदा नहीं रहेगा। तभी एक तेज धमाका हुआ। वो दोनों बेहद बुरी तरह डर गए। अचानक उस पुतले के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी की किरणें फूटने लगी और वो पुतला वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मारुति राव की बीवी कंचन वहां पर आ गई। मैं उस जादुई पुतले की सारी बातें सुन रही थी। आप दोनों किसी भी हाथ में कानियम जंगल की तरफ मत जाना, वरना आप दोनों को खतरा हो सकता है। शंकर राव की बीवी आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी सही कह रही है जी, वो जंगल बेहद खतरनाक है। बाबा, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते चमकी। उस बिजुके ने हमें धमकी दी है कि अगर अब हमने अपने कदम पीछे कर दिए तो तुम सबकी मौत पक्की है और हम ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। शंकर सही बोल रहा है चमकी, हमें जाने दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हम दोनों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि उस बिजुकी की बात सही हो, हम सब इस गरीबी से निकलकर दौलतमंद बन जाए। मारुति राव और शंकर राव अपने घर से बाहर निकल गए। वो सीधे उस जंगल की ओर चल दिए। कानियम जंगल एक बेहद घना जंगल था। आंवलापुर कस्बे के लोगों का मानना था कि उस जंगल में डाकुओं का और जंगली जानवरों का बेहद खतरा रहता है और इसी डर के कारण कोई भी कस्बे वाला उस जंगल की तरफ नहीं जाया करता था। वो दोनों काफी देर तक पैदल चलते रहे कि तभी अचानक से उनके सामने रचना काकी आ गई। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं उस पुतले ने कानियम जंगल से उस वस्तु को लाने के लिए तो नहीं कहा है ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, मेरी बात मानो। तुम दोनों अपने कदम पीछे ले लो। उस बिजुके ने हमें धमकी दी है। अगर आप उस बिजुके के बारे में सब कुछ जानती थी तो आपने हमारी पहली मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा।
ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम तुम्हारी बात मान ले रत्नाताई, तो क्या हमारा खानदान महफूज रहेगा? तुम्हारे खानदान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा गांव महफूज रहेगा। इसकी बातों में मत आओ। इसे हमारे खानदान के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उस बिजुके ने हमें धमकी दी है। कहीं हमारे खानदान को कुछ हो गया तो रत्नाताई का क्या जाएगा? ये तो खुद जंगल में रहती है। इन्हें किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी चलो, हमें किसी भी तरह सुबह तक उस कीमती वस्तु को लेकर आना ही होगा। रत्ना काकी ने मारुति राव और शंकर राव को रोकने की बेहद कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ ही वक्त बाद दोनों कानियम जंगल के अंदर खड़े थे, जहां अजीबोगरीब प्रकार के दरख्त लगे हुए थे। तभी उन दोनों के सामने एक मोटा सा दरख्त चलता हुआ आया। ये देखकर दोनों भाई बेहद बुरी तरह से डर गए। उस दरख्त ने एक बेहद अजीब तरह की खतरनाक दिखने वाली आकृति धारण कर रखी थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को नहीं पता कि इस जंगल में जो भी आता है वो जिंदा नहीं जा पाता? अरे भैया, जल्दी से उस चमत्कारी हीरे को निकाल दीजिए, नहीं तो ये अजीब से दिखने वाला दरख्त हमारे प्राण ले लेगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने वो चमत्कारी हीरा निकाल लिया। उसमें से अजीब सी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। कुछ ही वक्त में वो दरख्त अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब वो बिजुका सही बोल रहा था शंकर, ये असाधारण शक्तियों का हीरा है। तभी उस हीरे से लाल रंग की रोशनी निकली, जो जंगल की सीधी दिशा में जाने लगी। मुझे तो लगता है कि ये हीरा हमें रास्ता दिखा रहा है। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। वो दोनों उस रोशनी की तरफ जाने लगे। कुछ ही वक्त बाद वो रोशनी एक तालाब के किनारे जाकर खत्म हो गई। यहाँ तो सिर्फ एक तालाब है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन इस हीरे की किरणें यहीं पर आकर खत्म हो गई है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर होगा, हमें चलना चाहिए। तभी उस तालाब से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर उनके सामने आकर उन दोनों को घूरने लगा। उस मगरमच्छ को देखकर वो दोनों भाई बेहद बुरी तरह से डर गए। तभी मारुति राव ने तुरंत वो हीरा निकाल लिया, लेकिन उसके हीरा निकालने से पहले ही उस मगरमच्छ ने शंकर राव का पैर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। मुझे बचाओ, जल्दी से वो हीरा निकाल दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मेरा जान ले लेगा। घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति राव ने उस हीरे को हाथ में लेकर तालाब के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मारुति राव ने एक दूसरे जंगल के अंदर खुद को पाया। उसने देखा कि वो मगरमच्छ अपने पैरों पर खड़ा हुआ शंकर राव को दबोचे हुए था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तालाब के अंदर तो पानी है, मगर इस तालाब के अंदर तो एक और जंगल मौजूद है। मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ भैया, ये जंगल रहस्य से भरा हुआ है। ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि मुझे तो ये जादुई जंगल लगता है। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा मगरमच्छ के सामने निकाल कर रख दिया। हीरे की किरणें मगरमच्छ पर पड़ते ही मगरमच्छ तुरंत एक साधारण मेंढक में बदल गया। ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जंगल के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन ये तो हमारे सोच से भी ज्यादा असाधारण निकला। तभी उस हीरे से नीले रंग की किरणें निकलने लगी। उस बिजुके ने कहा था, जब ये हीरा उस असाधारण वस्तु के पास पहुंचेगा तो ये नीले रंग की रोशनी का प्रकाश छोड़ेगा। देखो, ये प्रकाश कहाँ तक जाता है, वहीं पर वो असाधारण वस्तु होगी। तुम सही कहते हो, चलो। कुछ ही वक्त में वो दोनों उस रोशनी का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला बेहद पुराना हीटर रखा हुआ था, जो कि सोने का था। भले इस असाधारण से सोने के हीटर को लाने के लिए उस बिजुके ने हमें इस मौत के दलदल में भेजा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई खजाना मिलेगा या फिर हमें कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जो हमने आज तक नहीं देखी होगी। मगर ये तो एक साधारण सा हीटर है।
लेकिन इस चमत्कारी हीरे का प्रकाश इस हीटर पर फूट रहा है। हमें उसी को उठाना चाहिए। कुछ न कुछ बात तो हीटर में जरूर होगी। इतना कहकर उन दोनों ने उस हीटर को उठा लिया, मगर हीटर को उठाते ही उन दोनों ने खुद को जंगल से बाहर अपने कस्बे के जमीन पर पाया। अब मुझे लगता है उस बिजुके ने हमारे साथ कोई मजाक किया है भैया। भला इस साधारण से दिखने वाले सोने के हीटर से हमें कितना मूल्य मिल सकता है? सही कह रहे हो शंकर। बोल तो ऐसे रहा था कि हम इतने दौलतमंद हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। शंकर राव और मारुति राव उस सोने के हीटर को लेकर अपने अपने घर आ गए और उस पुतले का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कोई भी असाधारण घटना नहीं घटी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शंकर कि हम क्या करें। उस बिजुके ने कहा था कि उसे ये साधारण वस्तु चाहिए, मगर हमको इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें इस सोने के हीटर को बाजार में बेच देना चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आता तो हम इस सोने के हीटर को बाजार में बेच देंगे। वैसे भी सर्दी कुछ ज्यादा है, क्यों ना हम इस सोने के हीटर को अपने दिनचर्या के काम में इस्तेमाल करने लगे। इससे घर का ही पानी गर्म करते हैं, कुछ तो काम आएगा। 2 दिन हो गए सर्दी के वजह से मैं नहा भी नहीं पाया हूँ। चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। शंकर राव ने एक बाल्टी में पानी भरकर उस हीटर को पानी के अंदर रख दिया, मगर देखते ही देखते वो पूरा पानी सोने में बदल गया। ये देखकर शंकर राव चीखता हुआ बोला, अरे भैया आओ। शंकर की आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई आकर उससे बोला, अरे क्या हुआ छोटे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? उस बिजुके ने सही बोला था बड़े भैया, ये वास्तव में एक असाधारण वस्तु निकला और चमत्कारी भी। देखो ये पूरा पानी सोने का बन गया। मारुति राव ने जैसे ही पानी को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शंकर, ये पानी तो सोने का बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के हीटर को किसी भी पानी में डालेंगे वो सोने का बन जाएगा। अब हमारे घर के बगल में एक छोटा सा तालाब है, क्यों ना हम इस हीटर को उस पानी में डालकर देखें। वो दोनों भाई हीटर को लेकर उस छोटे से तालाब के पास चले गए। जैसे ही उन दोनों ने उस हीटर को उस तालाब में डाला, देखते ही देखते वो पूरा तालाब सोने में बदल गया। सोने का तालाब देखकर चमकी और कंचन के हैरत का ठिकाना नहीं रहा। अरे वो पुतला तो हमारे लिए वरदान निकला। उसने जो हमसे कहा था वो तो कर दिखाया। देखते ही देखते हम धनवान बन जाएंगे, हमारे पास ढेर सारी संपत्ति होगी। लेकिन हम शायद एक बात को भूल रहे हैं। उस पुतले ने कहा था कि उसे एक असाधारण और एक कीमती चीज चाहिए। इससे पहले कि वो पुतला हमसे वो कीमती चीज मांगने के लिए आए, हमें ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे पहली बार तुमने पते की बात की चमकी। मैं तो तुम्हें मूर्ख और सीधी सादी समझता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। उस दिन के बाद मारुति राव और शंकर राव दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और वो कहीं भी तालाब देखते तो उस हीटर को तालाब में डाल देते और पानी से सोना इकट्ठा करके अपने घर ले आते। देखते देखते वो दोनों बेहद बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए। कुछ ही महीनों के बाद उन दोनों की कोठी आंवलापुर नाम के कस्बे में चमकने लगी। मारुति राव और शंकर राव का खानदान अब आंवलापुर नाम के कस्बे का सबसे अमीर और रईस खानदान बन गया था। गांव का हर आदमी उन दोनों से बेहद सम्मान से बात किया करता था। एक दिन मारुति राव अपने हवेली के अंदर सो रहा था, लेकिन सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बीवी कंचन हवेली से गायब थी। शंकर, शंकर, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भैया, आप इतने फिक्र में क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे क्या तुमने अपने भाभी को देखा? नहीं तो। मैंने पूरे हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारी भाभी कहीं नहीं मिली।